अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में ज़्यादा बहस का फोकस इस बात के ऊपर है कि ट्रंप इंतज़ामिया इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के साथ किस किस्म का रवैया रखेगी। कुछ तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे यूक्रेन वॉर है या मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, उस हवाले से तो हम देख सकते हैं कि उनका रुख किस जानिब होगा कि मिडल ईस्ट के अंदर वो इसराइल को पीछे छोड़ के कुछ नहीं करेगा, या रूस के हवाले से जो पुतिन के साथ हो अपने मामलात के ऊपर वो क्लेम करते रहे इलेक्शन कैंपेन के अंदर, तो उनका झुकाव किस जानिब होगा वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है। पाकिस्तान के साथ कैसे डील करेंगे ये कहना अभी काफ़ी कबल वक्त है। बहुत से तो जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल यही है कि अमेरिका की पॉलिसी ट्रंप के आने के साथ पाकिस्तान के हवाले से उसमें कोई मेजर शिफ्ट नहीं आएगी, लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक्सपेक्टेशन भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की अपनी एक्सपेक्टेशन है। PMLN और पीपल्स पार्टी वाले माजी में इमरान खान को ट्रंप से तशबीह देकर उसके ऊपर तनकीद भी करते रहे, तो क्या उनके साथ मामला आइंदा आने वाले दिनों में सब अच्छा रहेगा या कोई तनाव का शिकार होगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो हम आज के प्रोग्राम में इस इशू को लेकर डिस्कस भी करेंगे कि क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ, किस तरह के रिलेशंस होंगे, ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक सेंट्रल रोल ज़रूर रखता है। हमारी एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा जो हमारी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स हैं, अगर एक मुल्क का जिक्र किया जाए तो सिंगल लार्जेस्ट कंट्री जिसके साथ हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका है। कोई 6-7 अरब डॉलर शायद या 8 अरब डॉलर सिर्फ हम अकेले अमेरिका को बेचते हैं आउट ऑफ 30 बिलियन डॉलर जो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। इसी तरीके से जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर अदारे हैं, उनसे जो हम कर्जे लेते हैं उसमें अमेरिका की बड़ी शेयर होल्डिंग है, कुछ 17% के करीब। तो हमें IMF बोर्ड के ऊपर भी अप्रूवल के लिए अमेरिका की मदद दरकार होती है। आमतौर पर जब भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड का इजलास होने वाला होता है तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स या किसी और फॉरेन ऑफिस से किसी बंदे को जाके या फाइनेंस मिनिस्टर को जाके पहले US ट्रेजरी के साथ या US स्टेट डिपार्टमेंट के साथ एक बैक चैनल कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि बोर्ड मीटिंग जो है वो स्मूथली सेल थ्रू हो जाए। तो इस कदर इंपॉर्टेंस हो तो आप चाहेंगे कि उनके साथ रिलेशंस आपके हमेशा अच्छे से रहें। क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में ये अपने मेहमानों से आप पूछेंगे। प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरा में होंगे शेर अली साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, वेरी वार्म वेलकम सर। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हम एक सेगमेंट करेंगे, एक अरबों खरबों डॉलर के टैक्स फ्रॉड का जिक्र आ रहा है, उसके हवाले से FTO से लेंगे एक साहब को जो हमें बताएंगे कि क्या मामलात वहाँ हो रहे हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी शॉर्टली हमें वो भी ज्वाइन कर लेंगे। आबिद शेर अली साहब, आपको ट्रंप के इलेक्शंस के बाद क्या नज़र आता है कि मामलात पाकिस्तान और अमेरिका के कैसे आगे बढ़ेंगे? देखें हमारे साहब, जहाँ तक हमारी नॉलेज है G2G उनके ताल्लुकात होते हैं पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटिजिकली इस खित्ते की नोयत के हवाले से, और हमेशा अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और कई मरतबा बेटर भी हो जाते हैं। चाइना से लेकर कोई और भी मामलात हों तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉलिटिकली कोई इंटरफेरेंस करते हैं। जब कोई मामलात में उनकी मामलात हो तो वो उनकी जो डीलिंग है तो वो G2G होती है, और कभी भी ये नहीं होता कि उनके इलेक्शंस के बराह रास्त असरात पाकिस्तान या पाकिस्तान की जमहूरियत पर उसके असरअंदाज हो। लेकिन इस इलेक्शन में जो PTI ने ट्रेंड सेट किया एब्सोल्युटली नॉट से लेकर उनके सेनेटर्स को अप्रोच करना, फिर उनको रीच आउट करके अपने लीडर के लिए भीख मांगना जी कि हमें यहाँ से निकाल दें, तो ये कंप्रोमाइज़ करके एक तासुर दिया गया इन लोगों की तरफ से कि जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पर अमेरिकन, तो उनकी जो सपोर्ट थी उस बेस को इन्होंने, आपको पता अच्छे सेलर भी हैं ये, इन्होंने अपने आप को सेल करने की कोशिश, मार्केटिंग करने की कोशिश की, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई इसका कोई अमल दखल हो। आपको लगता है कि इसके असरात नहीं होंगे? अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब, आपको खुश आमदीद भी कहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 बयानिए हैं ट्रंप के हवाले से जो हमारे सामने नज़र आते हैं। एक अलीमा खान का बयान है जो जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप के आने से क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी, तो उन्होंने आगे से, वो है तो थोड़ा सा लाइटर वेन में लेकिन अच्छा उनका है, उन्होंने कहा ट्रंप हमारा अब्बा है, तो वो काफ़ी उसके ऊपर हुआ कि अच्छा, उन्होंने अच्छा कहा है कि वो हमारा लगता क्या है, वो क्यों करेगा कुछ। लेकिन दूसरा अली मोहम्मद ख़ान के बयानात हैं जिससे बड़ा स्ट्रॉन्ग इस चीज़ को वो तक़वियत मिलती है, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि वो बड़े खुश हैं
और उनका टेलीफोन भी उनको आता था और उनके अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो वो जो रजीम चेंज वाला प्रोसेस था वो रिवर्स हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, इमरान खान की क्या होप्स हैं ट्रंप के साथ? देखें, हम किसी भी बैरूनी हुकूमत या बैरूनी सरबराह पे इन्हिसार नहीं करते अपने मामलात के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत है। हम पाकिस्तान के अवाम पर ही इन्हिसार करते हैं और हमारा आगे भी जो भी लाया अमल होगा उसका इन्हिसार पाकिस्तान के अवाम पर ही होगा। अब ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा के दौर में ट्रंप साहब वहाँ सदर थे, इनका एक वर्किंग रिलेशनशिप था, आपस में दोस्ताना ताल्लुकात भी थे। लेकिन मैं नहीं कहता कि इसकी वजह से कोई हम समझते हैं कि वो दखल देंगे या कोई हमारे यहाँ पे जो हालात हैं वो यकसर तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ये हम ज़रूर समझते हैं कि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जब हुकूमत में आएगी और वो मामलात को असर नौ देखेगी, वो ज़रूर ये देखेगी कि पाकिस्तान में किस तरह एक इलेक्शन को लूटा गया 8 फरवरी 9 फरवरी 2024 को। ये कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनके मुबसरीन यहाँ आते रहे हैं, पिछले चंद दिनों में भी मेरी मुलाकातें हुई हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी और दीगर से भी। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे वो किसी मुल्क का जायज़ा लेते हैं ताकि आगे जो उन्होंने अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो उनको पता हो कि इस मुल्क में असल में अवाम की राय क्या है, अवाम कहाँ खड़े हैं। देखिए, वो किसी भी ऐसे मुल्क में देरपा पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उनके साथ कोई मामला नहीं करेंगे जहाँ उन्हें पता हो कि एक फरेब पर एक निज़ाम खड़ा है, झूठ पर खड़ा है, जहाँ अदालतों पे हमला किया गया है, मुक़तदरा की ख्वाहिश के तहत पूरा अदालती निज़ाम जो है उसको ढेर कर दिया गया है, पार्लिमान ने अपने हाथ काट दिए हैं, हुक्म के मुताबिक एक दिन में ऐसे फैसले होते हैं जिससे एक तरह से एक मुतलकुल अनान बादशाहत कायम करने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम मामलात उनके सामने हैं और दीगर भी जो मिशन हैं इस्लामाबाद में, एम्बेसडर्स हैं, हमारी मुसलसल उनसे मुलाकातें हैं और उनके कहने पे हैं, वो आकर हमें मिलते हैं या हमें कहती हैं कि मामलात बताओ। तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो यकीनन इन तमाम बातों का जायज़ा लेगी और वो अपने फ़ैसले करेगी। लेकिन हम नहीं कहते कि हमारे लिए वो कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे जो गैर मामूली नौइयत का हो, जो किसी हुकूमत के साथ जो एक दूसरी हुकूमत का होना चाहिए इंटरेक्शन उससे हट के हो। लेकिन जो हमारे मारूजी हालात हैं, जो जबर है, जो झूठ है, जो फरेब है, इसको वो बहरहाल देखते हैं। ये उनका प्राइवेट सेक्टर भी देखता है, हमारी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है, जो राजा साहब, लेकिन माजी करीब में 60 से ज़्यादा जो कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा बाइडेन इंतज़ामिया को, बाइडेन ने तो उस ख़त के ऊपर एक्ट नहीं किया, लेकिन पीटीआई के वो जो वर्कर्स और सपोर्टर्स अमेरिका में मौजूद हैं, वो आम ख्याल यही है कि वो नई इंतज़ामिया को भी मजबूर करेंगे, कोई इस इशू के ऊपर कमेंट करें, रिस्पांस करें, रिएक्शन दें। तो ये मामला तो वो आगे चलाएंगे। जिन्होंने पहले 60 लोगों को कायल किया कि वो ख़त लिखें, तो दोबारा वो 60-70 लोगों को इकट्ठा करेंगे, किस इशू के ऊपर बात करें। तो आपको लगता है कि ये चीज़ एक फैक्टर इन हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जो पाकिस्तानी वहाँ आबाद हैं वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, वो जानते हैं पाकिस्तान में क्या हालात हैं, वो अपने तौर पे जो अमल करते हैं वो अमरीकी को हक हासिल है कि वो अपने कांग्रेस के मेंबरान से रब्ता करें, उनसे बात करें। तो ये उनका हक है कि वो अपने वतन के लिए, जो उनका हकीकी वतन है, उसके लिए वो क्या वहाँ तगोदौ करते हैं। तो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनकी काविश जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान में जबर और झूठ का जो निज़ाम है इसको ख़त्म करने के लिए है। तो ज़रूर उनकी बात सुनी जाएगी। वो हर सतह पे हमारे लोग वहाँ पे रसाई रखते हैं और अगर पहले कोई रवैया मुख्तलिफ था बवजूद, तो हम तवक्को रखते हैं कि वो रवैया ज़्यादा हकीकत पसंदाना होगा पाकिस्तान के हवाले से। नई एडमिनिस्ट्रेशन में नए लोग आएंगे जिनके पहले भी पीटीआई के दौरे हुकूमत में हमारे साथ ताल्लुकात थे। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कोई, जिस तरह रीमा बीबी ने कहा कि हम ये कहें कि बस अब वहाँ हमारा कोई सरपरस्त आ गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत हैं। हम सियासत पाकिस्तान में करते हैं और अवाम जुल्फी बुखारी के हवाले से खत्म करें। आज एक खबर चल रही थी कि जुल्फी बुखारी ने यह कहा है कि वो नई इंतजामिया और ट्रंप की फैमिली के साथ बात करेंगे। तो मैंने जुल्फी से पूछा, उससे मैंने कहा कि आपका कोई प्लान है कि मुलाकात करें जाके जॉर्ज कुशनर या बाकी लोगों के साथ, ताकि ट्रंप इंतजामिया के ज़रिए आप पाकिस्तान पर दबाव डलवाएं? तो उन्होंने
जो लिख के मुझे रिप्लाई किया हुआ है कि उन्होंने कहा कि मेरा अभी अमेरिका जाने का प्लान नहीं है, जब भी प्लान हुआ तो ये पब्लिकली होगा, छुप के नहीं जाऊंगा। तो ये उनका जवाब था आगे से। लेकिन आपको लगता है कि ट्रंप इंतजामिया या उसकी फैमिली के लोगों को, जॉर्ज कुशनर वगैरह को, कुछ लोगों के जरिए आप लोग, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ कनेक्टेड हैं कुशनर के साथ, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाला रास्ता इख्तियार कर सकती है आपकी जमात? देखिए, मैंने जैसा अर्ज़ किया, यकीनन वो लोग जो पाकिस्तान के खैर खां हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के खैर खां हैं, जो हमारी पार्टी में ओहदों पर रहे हैं या आज भी हैं, उनके ज़ाती ताल्लुकात तो बहरहाल हैं। वो अगर अपनी ज़ाती सतह पे कुछ करते हैं और उसका फ़ायदा पाकिस्तान की जमहूरियत को होता है, पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होती है, तो ज़रूर करें। ये हर पाकिस्तानी का मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है कि अपनी अपनी जगह वो कोशिश करे कि पाकिस्तान में झूठ और जबर ख़त्म हो। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी साहब अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे, उनके ज़ाती ताल्लुकात जो हैं वो हैं, और जब भी वो समझेंगे कि उनको ज़रूरत है कोई बात करने की, तो मैं यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो कदम उठाएंगे। अच्छा, एक प्रोटेस्ट के हवाले से आपसे बिल्कुल आखिर में सवाल पूछ लूँ। आपकी जमात के लिए इमरान खान का जो आज का मीडिया के साथ इंटरेक्शन था, उससे मुझे लगता था कि वो प्रोटेस्ट कॉल को अपनी नए सिरे से तरोताज़ा करके कुछ तवानाई उसमें डाल के चाहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करे। उस हवाले से आपकी पार्टी की क्या अप्रोच होगी गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल होगी जी। हम समझते हैं कि अब 26वीं आइनी तरमीम और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी की गई है, जो सर्विसेज चीफ्स की मियाद ओहदा है उसके हवाले से जो कानून साजी की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के हवाले से कानून साजी की गई है, जिस तरीके से की गई है, तमाम पार्लिमानी और कानूनी दरवाजे जो हैं वो हम पर बंद किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम पर बंद किए जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की आवाम को ये फैसला करना है कि वो एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या हम आगे बढ़कर अपनी आज़ादी को वापस हासिल करना चाहते हैं। तो यकीनन ये कॉल दी जाएगी और हम मुतहर्रिक होंगे कराची से खैबर तक, और हम देखेंगे कि किस तरह आवाम की आवाज़ को कोई कुचलता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ताले आज़मा, कोई भी जाबिर आवाम की आवाज़ को कुचल सकता है। जो भी कठपुतलियाँ इन्होंने हुकूमत में बिठाई हैं वो तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन आपने सर्विसेज चीफ्स के हवाले से कहा था कि ये फ़ौज का अंदरूनी इंतज़ामी मामला है, आप इसके ऊपर पहले जो बयान दे चुके हैं। ये गलत मुझे कोट किया गया। देखिए, मैंने ये कहा था, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैंने ये कहा था ये इंटरनल डिसिप्लिन का मामला है, और यही बात आप देखिए उमर अयूब साहब ने बड़ी सराहत से की है। आपका वीडियो स्टेटमेंट है पहला, अफसरान हैं। नहीं, वो गलत है। आप पूरा स्टेटमेंट नहीं ना वो चला। देखिए, 2 जुमले थे, लोगों ने एक जुमला उठाया, उसके बाद दूसरा जुमला मैंने ट्वीट किया। आप सुन लीजिए जाके मेरी ट्वीट, मैंने पूरी बात क्या की है। ये तो करिश्मा साजी लोग करते हैं ना कि एक जुमला आधा जुमला उठा के उसको चला दो। पूरी बात अगर आप सुनेंगे तो आप पे बात वाजे हो जाएगी। मेरी आखिरी ट्वीट इस हवाले से जो थी उसको आप देख लीजिएगा। सही, मैं अब इधर बाकी मेहमानों की तरफ आऊंगा। सलमान रकम राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमने जो अब शेर अली साहब, आप इसे सवाल ही करूंगा, जो तरमीम आप लोगों ने अब कर ली, और आपको लगता है कि उसके बाद स्टेबिलिटी वाला आपके लिए टाइम शुरू होगा या आपके लिए चैलेंजेस अभी हैं? मतलब मैं 1 मिनट लूँगा। सलमान अकरम राजा साहब जो अभी भाषण दे रहे थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ये 2024 का तो रोना रोते हैं। 2018 में जो डाका मारा इन्होंने, जनरल ज़हीर इस्लाम ने, फिर जनरल जो ISI के जो चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, गठजोड़ के साथ इन्होंने जजेस को मुलायन किया, जजेस को इन्होंने कंप्रोमाइज करवाया। 2018 में वो ISI चीफ देखें बता रहे हैं ना ISI चीफ उसके बाद ये लेकिन वो टेक ओवर कर चुके थे। लेकिन कितनी मासूमियत टपकती है। मुझे अफसोस होता है जब सलमान अकरम राजा साहब को पता होना चाहिए कि सारा किसने मरवाई। जिस तरह मोहसिन बेग के घर पर इन्होंने दावा बोला, इनकी मर्जी से सहाफ़ियों को चैनल्स के ऊपर नौकरियां दी जाती थी और इनके कहने पर निकाला जाता था। मुझे अफसोस है कि ये झूठ बेचते हैं, यू टर्न लेते हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं, काला कोट पहनकर झूठ बोलते हैं। बहरहाल आपको भी पता है कि किस तरह इन्होंने चेयरमैन नैब ने, जो उन्होंने कहा था जी मुझे फ्री हैंड दें ताकि मैं आपके चोर वुजरा को पकड़ें, इन्होंने उसकी वीडियो उसको दिखाई। उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे, इन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं दी। फिर उसके बाद इन्होंने जस्टिस सदीकी साहब को कहा जी कि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया। किस मुंह से ये बात करते हैं?
देखें, जो जमहूरियत के ये जो कर आए, जो गंद गोल कर आए, जिस तरह इन्होंने ऑपोजिशन को दबाया, दीवार से लगवाया, मरियम नवाज शरीफ को जेल में हथकड़ियां लगवाई, अब ये रोते हैं आंसुओं के साथ। उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी बीवी के साथ मेरी बात करवाने दो, वो बिस्तरे मरद पे है। इन्होंने इतनी बदली दिखाई कि एक सेकंड के लिए इन्होंने बात नहीं। अब किस चीज के लिए रोते हैं? आपने खुद इतने जुल्म डाए, आप अपने चीफ जस्टिसों के जरिए हमारे जमहूरियत। अब ये मुझे बताएं कि जो इन्होंने तरामीम की थी, सलमान अकरम राजा साहब से पूछें कि जो इन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर बुलडोज की थी कार्रवाई, ये किस मुंह से बात करते हैं कि जमहूरियत की? देखें, आप बड़ी मासूमियत से बैठ जाते हैं जी कि जी ऐसे हो गया। मेरी बात सुने मलिक साहब, ये सूबे में नफरत पैदा करके पाकिस्तान पर यलगार करना चाहते हैं। ये केपीके के अंदर हमारे पख्तून भाइयों को, उनको और उनके अंदर अफगान दहशतगर्दों ने को इन्होंने टीटीपी के लोगों को शामिल किया हुआ है कि वफाक पे धावा बोलें, लाशें गिने और पाकिस्तान में एक कराम मच जाए। ये मेरी आज बात याद रखिएगा, जो ये केपी के अंदर बीज बो रहे हैं या वहां पे नफरत का बीज बो रहे हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। आप जमहूरी तरीके से आप फैसले करें, आप एक तो हिस्सा बनते हैं, बाद में आप बाहर आके मुकर जाते हैं कि जी ये हमें मंजूर नहीं है। भी आप फिर मर्दाना वार करें। सलमान अकरम राजा साहब, आप बड़े अच्छे मुअज़्ज़ज़ आदमी है, झूठ आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा मुझे। आप इतना झूठ बोले कि जितना लोगों को हजम हो जाए। आपका माजी गुनाहों से भरा पड़ा हुआ जो आपने किया। मलिक साहब, हमें देखें, किसी चीज़ से कोई, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मैं भी अपने हलकों में जाता हूँ, लोगों को बिजली के बिलों की बहुत तकलीफ है, आगे गैस के मामलात, शॉर्टेजेस होगी, हम अपनी लड़ाइयों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम चाहते हैं कि और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये सूबा केपीके को वफाक के ऊपर चढ़ाकर जो भी ये टोपी ड्रामा करने जा रहे हैं, ये सारा प्लान्ड है। अहमद उवैस साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तराबीम है, आपको लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में भी काफ़ी इजाफा किया गया? पहले हाई कोर्ट की जजेस के इजाफे की खबर आई थी, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी इजाफे के अंदर खबर आई, 2 गुना तकरीबन हो जाएंगी। काफ़ी सब्सटेंशियल रेज है, जजेस की तादाद भी बढ़ गई, तरीकाकार भी बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम होगी। नहीं जी, ये इनका ख्याल खाम है। देखिए, सवाल यह है कि अदलिया को क्रिपल करके क्या पाकिस्तान का मफाद है इसके अंदर? देखने वाली बात तो ये है ना, ये सब कुछ जो किया गया है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। वो जब 6 जजेस ने जब वो लेटर लिख दिया था चीफ जस्टिस को, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इस शहबाज की हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया भी था और अलार्मिंग भी था। और जब से ये प्लान बनना शुरू हो गया था कि अमेंडमेंट करके इनके बिल्कुल विंग्स जो हैं उसको क्लिप कर दिया जाए, इनकी अथॉरिटी सलब कर ली जाए, और इस तरह से पाकिस्तान के आइन की जो डिस्टिंक्शन थी कि ये इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, और उन्होंने वो ख़त्म किया, आपने देखा। और ख़त्म करने के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ जो उनके सामने थी वो ये थी कि अपनी मर्ज़ी के नॉमिनेटेड जजेस का एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। पहले तो वो कोर्ट बना रहे थे, फिर बेंच बनेगा, और उस बेंच के पास जो है वो बैन करने की, पीटीआई के बैन करने की पिटीशन अगर आएगी तो उस बेंच के पास आएगी, और वो नॉमिनेटेड जज होंगे, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? तो ये सारी जो है, ये इतना ख़तरनाक खेल खेला गया है जिसमें पाकिस्तान के आइन को उठा के फेंक दिया है। इट अमाउंट्स टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और ये बड़ी जो है एक ऐसी गेम है कि जिसमें बड़ा नुकसान होगा। और मैं आपको ये बता दूं, आपको पाकिस्तान के अंदर ये खतरा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने या किसी नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने तहरीक इंसाफ को बैन करने की दरख्वास्त दी जा सकती है। आपने इसका तज़किरा किया? बिल्कुल 100%। आप देख लीजिएगा, ये तो सारा प्लान ही ये है। आपके जो मुसव्वदा आप अगर इसको मैं और आपको मैं याद दिला देता हूँ
कि जो सितंबर में जो ड्राफ्ट बन के आया था, जिसको जो कि लॉ मिनिस्टर के हाथ में था जब वो मौलाना फजल रहमान की तरफ गए हैं, और उन्होंने वहाँ पे ये बाकायदा मीडिया के आगे कहा कि मुझे भी मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वो मुसव्वदा कहाँ से आया था? और जब अब उस मुसव्वदे को अगर आप पढ़ के देख लें, वो पुराना जो मुसव्वदा था उसमें लिखा हुआ था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 में तरमीम की जाएगी, और वो था कि जब बैन करने का जो सुप्रीम कोर्ट के पास बेंच फैसला करेगा, वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, वरना वो आईनी जो कोर्ट बनेगा ये वो फैसला करेगा। ये उसके अंदर लिखा हुआ है। तो मैं कैसे कह दूं कि ये काम नहीं होने वाला? ये होने वाला काम है, ये करेंगे वो आगे हालात क्या बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन इट इज देयर ऑन द कार्ड। और सबसे अहम चीज उनके लिए ये थी। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज अखबारात के अंदर एक ख़बर है, और वो ख़बर काफ़ी खौफनाक है कि सैकड़ों अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स का फ्रॉड किया गया। उसकी तफसीलात के लिए हमने दावत दी हुई है अलमास अली जविंदा साहब हैं, एडवाइज़र FTO हमारे साथ। अलमास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अलमास साहब, ये जो ख़बर है इसके मुताबिक तो कई सौ अरब रुपए के वो जो फेक रिफ़ंड क्लेम्स किए गए, कुछ तफसील बताइए ये कैसे हुआ? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास एक खातून जिसकी उम्र 79 ईयर्स है, उसका एक सेल टैक्स का अपना अकाउंट बना हुआ था, लेकिन फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वो पाकिस्तान से बाहर थी और वो नील की रिटर्न दे रही थी और उसकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। उसका वो वाला अकाउंट जो है उसको हैक किया गया, पोजेस किया गया, और उसको उस पर्टिकुलर अकाउंट से 1.62 ट्रिलियन 1620 अरब रुपए की एक ट्रांजैक्शन की गई। बताया गया कि ये हम सप्लाईज आगे दे रहे हैं। तो हमारा सिस्टम इस तरह का है प्रॉल का कि जिसके अंदर आप शो कर सकते हैं आपने कोई चीज बेची है तो आप बेच सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड 17.5% सेल टैक्स है वो सिस्टम में जनरेट हो जाता है कि आपने एक सर्टेन डेट के अंदर वो डिपॉजिट करवाना है। अच्छा, अब इसमें मलिक साहब हुआ क्या कि ये लोग जिन्होंने ये सारा स्कैम किया, उन्होंने वो टाइम फ्रेम जिसमें वो रिफ्लेक्ट होना था उसमें प्राल का पूरा सिस्टम इनएक्टिव कर दिया ताकि वो रिफ्लेक्ट ही ना हो सके और वो ट्रांजैक्शन एज इट इज कैरी आउट हो गई। अच्छा, जब वो ट्रांजैक्शन कैरी आउट हो गई तो उसमें जो सेल्स टैक्स की अमाउंट थी वो 292 बिलियन थी, और जो फर्दर टैक्स है जब आप किसी ऐसे शख्स को कोई सप्लाईज देते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो 235 बिलियन रुपीस का वो फर्दर टैक्स था जो आगे ट्रांसफर किया गया। कोई तकरीबन 8 या 9 ऐसे लोग जो कि स्टील मिल्स के ओनर थे, री रोलर्स थे, इंगेट का काम करते थे, और उन्होंने, हम उसको फ्लाइंग इनवॉइसेस का नाम भी देते हैं, उन्होंने उसमें अपने इनपुट टैक्स में उसको एडजस्ट किया। ये जब हमारे पास आया कि एक खातून जिसका कोई 4 साल से काम नहीं और जब वो काम करती भी थी तो उसका सेल टैक्स का रिटर्न हजारों रुपए में होता था। ऑल ऑफ ये दोनों मिला के जो मजीद फर्दर टैक्स है और जो सेल्स टैक्स है, दोनों अगर मैं जमा करूं तो ये तकरीबन 530 अरब रुपए का फ्रॉड बनता है। तो इसके अंदर मुलव्वस कौन लोग थे? जी 520 अरब जी। ये देखिए, जब हमारे पास कंप्लेंट इससे आई, इसमें ऑब्वियसली एफबीआर के जो हमारा अपनी इन्वेस्टिगेशन है, एफबीआर के करंट और पुराने लोग जो प्राल में और एफबीआर के अंदर मौजूद हैं, उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये चीज हो नहीं सकती। हैकर जितना मर्जी एक्टिव हो, लेकिन जब तक आपके पास प्राल के अंदर के लोग और एफबीआर के अंदर के लोग मौजूद नहीं हैं जो आपको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो आपको ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, और नॉट ओनली दैट, एक्चुअली जो सबसे अलार्मिंग पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताई कि वो प्राल का वो टाइम जहां पे ये रिफ्लेक्ट होना था कि ये 500 कुछ बिलियन रुपीस आपने पे करने हैं, उसमें प्राल के पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया गया। वो एफबीआर और प्राल के लोगों के बगैर नहीं हो सकता। तो हमने जब ये से इन्वेस्टिगेट किया और उसके आईपी एड्रेस हमने ढूंढे, कराची के आईपी एड्रेस है, हमने I&I एफबीआर को ये मामला ये पहुंचाया,
और देखें कोई मुश्किल नहीं, जिन लोगों ने इसका अल्टीमेटली बेनिफिट लिया, जो फैसलाबाद और लाहौर के 8-9 लोग हैं, अगर आप रिवर्स चलें और पूछें कि इन्होंने किन के जरिए वो बेनिफिट लिया, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज पीपल जिन्होंने गवर्नमेंट का 220 बिलियन रिफंड जो है उसके साथ दे जस्ट फ्लोटेड विद दैट। और दिस इज नॉट द ओनली केस। मैं आपको यह बताऊं कि ये तो एक है, इसी के साथ था हमने ये देखा कि आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, एक सेंसिटिव अदारे के थे, उन्हीं का इसी तरह अकाउंट यूज किया गया और उसकी जो अमाउंट है वो 81 बिलियन रुपीस है। 81 बिलियन रुपीस उसके अकाउंट से इसी तरह क्रेडिट किया गया। ये तो मलिक साहब वो 2 शिकायतें हैं जो मेरे पास आई, और अभी 4 दिन पहले अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची जो है उसके सामने एक मेडिकल स्टोर है, और मेडिकल स्टोर में जब आप मेडिसिन बेचते हैं तो यू आर नॉट बाउंड टू बी रजिस्टर्ड फॉर द सेल टैक्स। वहां के कमिश्नर ने, नो दिस इज अलार्मिंग, मैं आपको यह बता रहा हूं कि वहां पे RTU1 के कमिश्नर ने जबरदस्ती उनकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाई, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनके अकाउंट को पोजेस किया, और वहां से भी 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस की गई। ये इतने अलार्मिंग, लाइक इट्स अ मिड डे सन की तरह ये सारे फ्रॉड जो है वो नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा काम इनको आइडेंटिफाई करना है, हमारा काम FBR को अलर्ट करना है, लेकिन ये ब्लैक शीप्स और ये फ्रॉडस्टर FBR के अंदर मौजूद हैं। किसी को गिरफ्तार भी किया गया, टैक्स इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गिरफ्तार भी किया गया। 8-9 वो स्टील्स वाले जो फैसलाबाद और लाहौर में हैं जिन्होंने इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट ले ली, क्या आपने उनको पकड़ा या अपने सिस्टम के अंदर से कुछ लोग गिरफ्तार किए कि नहीं किए? 525 अरब रुपए, 525 अरब रुपए, नॉट स्मॉल अमाउंट। मैं बताऊं, हमारा जो मलिक साहब जुरिस्डिक्शन इख्तियार है उसमें हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और उन 8-9 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके हमने वापस FBR को बताना होता है। 45 डेज हमने दिए हैं कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करें, ये पैसे सेल टैक्स जो 520 बिलियन का इनसे रिकवर करें, और उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो FBR के अंदर मौजूद हैं, जो प्रॉल के अंदर मौजूद हैं, जो उनके करंट और प्रीवियस ऑफिसर्स हैं। आप जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे, और हमारी रिकमेंडेशन ये है कि उनको सजाएं दें, सजा जब तक आप नहीं देंगे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अमेरिका में जहां पे बहुत स्ट्रिक्ट टैक्स के बारे में कवानीन हैं, वहां पे लोग डरते हैं कोई फ्रॉड करते हुए। इसके बावजूद पिछले साल कोई 3000 लोगों को सजाएं दी गई जो टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस थे। मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अलमास अली जुइंदा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा फ्रॉड है आबिद शेर अली साहब के, इसके ऊपर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी हुकूमत से कहिए कि इसके ऊपर काम करें। इसमें कोई डाउट नहीं है, जो ये हुकूमत का कारनामा है और उनके अदारों का है कि इस स्कैम को पकड़ना, और मलिक साहब इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो भी कल्प्रिट्स होंगे जिन्होंने ये पाकिस्तान का नुकसान की, इस तरह के और BCO केसेस होंगे, जिस तरह वो मेडिकल स्टोर की भी बात कर रहे हैं, 5.25 अरब रुपये, कई 525 अरब रुपया निकलेगा। मलिक साहब यही तो हमारा स्लोगन है कि हाउस इन ऑर्डर करें, अपने मामलात को ठीक करें, ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है, जो हम कर्जे ले के थक जाते हैं, और हमारे लोग हमारे अदारों में जो मुलाजम हैं वो इतने बड़े स्कैम करते हैं और उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की अवलीन तरजीह है कि इन मामलात को आड़े हाथों लिया जाए क्रॉस द बोर्ड। मलिक साहब इसमें कोई पॉलिटिकल सिफारिश नहीं होगी, और जो लोग होंगे मंजर आम पर आएंगे और जो कौम का पैसा रिकवर करेंगे। एक मैं अहमद अवैस साहब की, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं छोटी सी बात का जवाब देता हूँ। अहमद अवैस साहब तो बड़ी डिठाई से कहते हैं, अहमद साहब बड़े माशाल्लाह वकील भी हैं, अच्छे भी लगते हैं टाई पहन के। आप देखें कि जो जजेज़ हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 17 उनकी तादाद है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जजेज़ हैं। ये तफरीक ना पैदा करें कि ये हुकूमत का जज है, ये PTI का जज है, ये फलान जज है। जजेस का काम आईनी मामलात को लेकर उसको काम करना है, लेकिन आपने जो एक और नई बात कह दी कि जी PTI को, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने विद इन द पार्टी ये प्लान किया है कि हम एक पटिशन लेकर जाएंगे और हम इससे लोगों की सिंपैथी गेन करेंगे जी कि जी हुकूमत हमें डिस्क्वालीफाई करना चाहती है। हम फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान की, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव PTI नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के लोगों के मसाइल है।
अवैस अहमद साहब, उनका हल है। आपका भी रोल कंस्ट्रक्टिव बनता है, ना कि डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए कि जी मार देंगे, जनाजे ले जाएंगे। हम अभी जो गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है वो कह रहे जी कि निश्ता हम घरों में बताए हैं कि हमने, यार आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप किस तरह की मलेसा ये देखें, ये अच्छा, मैंने एक पैकेज बनाया हुआ है, वो आपको दिखाना प्रोग्राम में रह जाएगा, नहीं तो वो अमेरिका के हवाले से तो हर सियासी जमात अपनी अपनी तवक्कुआत का इजहार कर ही रही है, लेकिन माजी में इमरान खान की तशबीह देते हुए वो पहले शायद परवेज़ हुदबाई का एक आर्टिकल किसी ज़माने में डॉन अखबार के अंदर भी छपा, पाकिस्तान से बाहर भी छपा, कि ट्रंप ऑफ पाकिस्तान। अहमद अवैस साहब जो पाकिस्तान में सियासतदान है ना, बशमूल इमरान खान का वीडियो बयान यहाँ दिखाया नहीं जा सकेगा, तो सारे ट्रंप की सियासत को जब भी अपने सियासी मुखालफ के किसी वो स्ट्रीट एजिटेशन वाले या किसी ऐसे मुतनाज़ा किस्म के बयान से तशबीह देनी हो तो वो कहते हैं ये ट्रंप है पाकिस्तान का। नवाज शरीफ को तशबीह दे दी इमरान खान ने, और इमरान खान को पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तशबीह दे दी। अब ट्रंप दोबारा पावर में आ रहा है, अब क्या बनेगा? आप जिन लोगों ने ये ज़्यादा अभी ट्रंप के साथ इमरान खान को मिलाया और ट्रंप के ख़िलाफ़ के वो वहाँ की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, वहाँ उसने हमला किया पार्लियामेंट पे, वहाँ पे वाइट हाउस पे, और डॉक्यूमेंट उठाए, बहुत सारे इल्ज़ामात लगा के और उसके मुतालिक बड़ी फजूल किस्म की बातें की थी ट्रंप की। आज वो इसे ऐसी तारीफ़ें करेंगे कि जैसे उससे अच्छा आदमी कोई नहीं है। देखिए ये बात यह है कि हमारा नेशनल कैरेक्टर जो है ना, उसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, हम लोग स्पाइनलेस है। टॉप ब्रास जो है हमारी, आप 1-2 ऑड एक्सेप्शन को निकाल दें तो टॉप ब्रास इज कंप्लीटली स्पाइनलेस, नो कैरेक्टर, नो स्क्रूपल। यही प्रॉब्लम है हमारी सबसे बड़ी। हम इमीडिएटली गेन करने के लिए, स्कोर विनिंग के लिए किसी का सहारा लेंगे और सहारे से कामयाब हो जाएंगे तो उसी को दुत्कार के बाहर फेंक देंगे। वो जैसे वो उसने शेक्सपियर ने कहा था ना उसमें जूलियस सीजर में कि इट्स अ कॉमन प्रूफ दैट लोनलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर, वे टू द क्लाइंबर अपवर्ड टर्न हिज फेस, बट व्हेन ही attains the utmost round, he then unto the ladder turns his back, looks in the clouds, scorning these base decrees, from where did he ascend। ये कैफियत है हमारे सियासतदानों की, जो ऊपर आते हैं, ये कैफियत उनकी है। और जो करप्शन का अभी आपने एक वाक़या सुनाया है, ये बताइए कि अगर हमारी टॉप ब्रास बीच में मिली ना हो तो कभी करप्शन ऐसी हो सकती है? नामुमकिन है। सर करप्शन भी ऐसी है कि कोई $2.25 अरब का एक ही स्कैंडल है, कोई छोटी रकम भी नहीं है, $2.25 अरब का एक ही स्कैंडल है। हाँ, एक ही स्कैंडल है। और मैं आपको बताऊं, आपने कभी गौर किया हो कि मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने जितने नबी पैदा किए बाई बर्थ नबी होते थे, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ नबूवत उनको 40 साल की उम्र में मिली थी। किसी और नबी को ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक दो चीज़ें पूरी सोसाइटी में, क्लोज सोसाइटी में मुस्तनद नहीं हो गई कि ये बंदा अमीन है, ये बंदा रास्तगो है, सादक है। और हम देखिए उनके पैरोकार मुसलमान अपने आप को कहते हैं और नेशनल एक्सचेकर के ऊपर हाथ मारते ज़रा दरेख नहीं करते। ऐसे तो नहीं हुआ कि हमारी जो परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन है, आपने देखा कि वो 55% से तजावज़ कर गई है। और किसी ने बजट से लेके आज तक के दिन तक, आपके सामने है सब कुछ, किसी ने उस बिलो पॉवर्टी लाइन की इतनी बड़ी परसेंटेज का कभी जिक्र भी किया कि उनके हालात भी बदलने चाहिए। वो भी इंसान है, उनके अंदर भी शरियानों में यही सुर्ख खून है। उनके माँ बाप जो है उनके बच्चों के मुतालिक वही जज्बात रखते हैं जो हमारे हैं। कभी किसी ने ख्याल नहीं किया। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। और मैं नॉट कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू वन पार्टी और वन टाइप ऑफ पीपल। हमें बड़ा ये बैरियर को तोड़ने के लिए, ये बैरियर को क्रॉस करने के लिए बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। और ये एक एफर्ट जो है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ऐसा कि जहाँ पे ऐसे तमाम लोगों को एक कटहरे पे खड़ा किया जाए जिन्होंने नेशनल एक्सचेकर के ऊपर हाथ मारा और जिन्होंने कौमी दौलत को लूटा और जिन्होंने अपने एंड को मजबूत बनाने के लिए
दूसरे अदारों को मुलव्वस करके उनको बदनाम करवाया और नाम दे दिया कि पीटीआई कर रही है सब काम। ये खतरनाक गेम है जो खेली गई। आबिद शेर अली साहब से भी इस पे राय लेते हैं। इस पे मेरे ख्याल में पार्टी लाइन से हट के, जैसे अभी अहमद अवैस साहब ने भी इस पे तस्करा किया, आप लोग काम कर सकते हैं। माजी के अंदर नैब को सिर्फ सियासी मुखालफिन को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आपकी बारी आई तो आपने पीटीआई को रगड़ा लगा दिया, पीटीआई की बारी आई उसने आप सारों को रगड़ा लगा दिया। तो इससे कुछ आगे भी चले ना। मुशर्रफ ने भी यही काम शुरू किया था, नैब बना के उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को खुड़े लगा दिया। देखिए, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हमने जनरल मुशर्रफ की भी जेलें काटी हैं, इमरान खान के दौर में भी बड़े जुल्म ढाए गए हम पर। देखिए, एहतसाब से आप ही का बनाया था ना सैफुर रहमान वाला, जिसने पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में मिस यूज़ किया गया, फिर काफ लीग बनी, पेट्रियट बनी आपके सामने, इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ ना। बिल्कुल, लेकिन ये हमारे हमसाया ममालिक में देख लें, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन देखें, यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सर जोड़ने की जरूरत है कि काम करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये देखें हमारी हुकूमत में ये उनकी सरतोड़ कोशिशें हैं कि ये स्कैम उन्होंने पकड़े, जो FBI दिन रात काम कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब इस पर उनकी टीम, देखो आपके पॉलिटिकल इख्तिलाफात होंगे, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी डिग्निटी पर, उनके काम करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि जिस जोर से वो काम कर रहे हैं। अब ये आइडेंटिफाई हुए हैं जो जो कल्प्रेट हैं, जो जो पैसे गए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये पब्लिक भी होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के पैसे आएंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब हमें पाकिस्तान के, देखें जब इलेक्शन आएंगे एक दूसरे को गालियाँ भी दें, लेकिन 1-2 साल के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, मुल्क को आगे लेकर चलें। ये मुल्क आगे चलेगा, आप भी पॉलिटिक्स कर सकेंगे, हम भी पॉलिटिक्स कर लेंगे। अगर लास्ट मिनट है, इनसे कमेंट ले लें, क्या चार्टर ऑफ इकॉनमी हो सकता है अहमद अवैस साहब? जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ना, लेकिन उसके लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी आप करें, उसके लिए जब तक एक बात जो आपको सदके दिल से एक कमिटमेंट नहीं करेंगे कि हम आइन से राइट लेफ्ट नहीं होंगे। देखिए, आइन का होलिया बिगड़ गया। वो आइन जिसका बुनियादी स्ट्रक्चर के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी, उस आइन का अब क्या होलिया है? जुडिशरी को डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ एग्जेक्टिव दे दिया आपने। ये एक हुकूमत के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपने नुकसान कर दिया ना। देखिए ना, आइन तो रहेगा सदियों तक। अमेरिका का आइन बने हुआ 250 साल गुजर गया, उससे भी ज्यादा अरसा गुजर गया। तो इस तरह से वैसा मेरे पास प्रोग्राम का वक्त नहीं है आगे, लेकिन एक आई थिंक आपको वकील की हैसियत से भी, कानूनदान की हैसियत से भी, और पीटीआई एज पॉलिटिकल पार्टी भी, ये जो कंपोजिशन ऑफ जुडिशियल कमीशन है ना, और ये बेंचों की तश्कील में जो इसका इख्तियार है जुडिशियल कमीशन का, इसको चैलेंज करना चाहिए। ये मुतसादम है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुतसादम है। तो वैसे साहब, आबिद शेर अली साहब, सलमान रकम राजा साहब, अलमास अली साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।